हेलो एवरीवन, मैं रजनीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका सिविल सेवा में। जैसा कि सूर्य प्रकाश सर ने बताया है कि आज से हम लोग जो है ईपीएफओ के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं और कोशिश रहेगी कि एमसीक्यूज के थ्रू पूरा सिलेबस कवर किया जाए। मेरा नाम रजनीश मिश्रा है। मैं पॉलिटी आपका कवर करने की कोशिश करूँगा और बिना कोई वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज टेस्ट सीरीज का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। और ये टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगी, तो दोनों हिंदी भाषी इंग्लिश भाषी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए ये दोनों भाषाओं में बनाया गया है। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम के लिंक के साथ डाल दिया जाएगा, जिससे आप वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका आंसर की भी पीडीएफ के लास्ट में मिलेगा, आपको मैं बताता चलूँगा। और आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी गलत या सही कुछ भी लगता हो आपको, आपका जो भी कंप्लेंट्स हो आप या सजेशन हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और चूँकि काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है, तो आप लोगों को मेरा सजेशन है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी टेस्ट सीरीज के जितने भी वीडियोज़ आते जाएँ आपको मिलते जाएँ और अपनी तैयारी को धार दे पाएँ। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है वो 1781 को आया था। एक्चुअली जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना 1773, इसको अमेंड करने के लिए लाया गया, जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1791 लाया गया था। क्वेश्चन क्या बोलता है, इज exempted द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स डन बाय देम। ओके, is exempted the servant of company from the jurisdiction of Supreme Court for their official actions. It excluded the revenue matters from the jurisdiction of a Supreme Court. फोर्थ बोलता है हिंदू एंड मुस्लिम वेयर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल लॉज। ओके, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। हिंदी मीडियम के बच्चे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज रीजन। एक असर्शन है, एक रीजन है। आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा है। असर्शन क्या कहता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। रीजन क्या कहता है, द कॉन्टिनेंटल सिस्टम इन यूरोप अंडर नेपोलियन बोनापार्टे बार्ड द इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इनटू फ्रेंच अलाइज यूरोप। तो पहला क्या कहता है कि जो 13 का एक्ट था, इसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेड पे जो मोनोपोली थी इनकी, इसको समाप्त कर दिया। कि मतलब अब जो है ट्रेड जो है जितनी भी यूरोपियन कंपनी सबके लिए खोल दी गई। रीजन क्या बता रहा है कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम इन यूरोप अंडर नेपोलियन बोनापार्ट है। मतलब नेपोलियन बोनापार्टी जो था, इसने क्या किया था, इसने जो ब्रिटिश गुड्स को फ्रांस में घुसने से मना कर दिया। तो ब्रिटिश गुड्स जो वहाँ के जो व्यापारी थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट पे दबाव बनाया कि हमारे जो वस्तुएं हैं उनको भी अब भारत में घुसने की परमिशन दी जाए। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट दबाव में आ गई। उन्होंने जो है इसका मोनोपोली हटा लिया ईस्ट इंडिया कंपनी का, और जितनी भी ब्रिटिश कंपनीज थी उनको भारत से व्यापार करने का अधिकार दे दिया। तो ये आपका जो है असर्शन था, रीजन ए था आपका। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। Preamble is the part of the Constitution and has the same legal effect as fundamental rights. Preamble is not part of the Constitution and has legal effect. Preamble is a part of the Constitution and has no legal effect. इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन। बाइकम्युनलिज्म मतलब द्विसदनी व्यवस्था है, लोकसभा राज्यसभा। क्लियर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये भी सही है। द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, ये गलत है, क्योंकि क्या है रिप्रेजेंटेशन क्या किसके आधार पर दिया गया है, पॉपुलेशन के आधार पर दिया गया। तो ऑब्वियसली अलग अलग स्टेट की पॉपुलेशन अलग अलग है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी अलग है। इंडियन फेडरेशन इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, नो, ये एग्रीमेंट के थ्रू नहीं साइन हुआ था। तो आपका 3 और 4 गलत हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा 1 और 2, इसका 4th का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। आप लोग देखते जाइएगा, मैं एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। आपको कहीं भी कोई भी कमी लगेगी आप प्लीज़ सजेस्ट करिएगा या फीडबैक दीजिएगा। उसके आधार पे अगर और आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी तो और उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो द लिस्ट। इकोनॉमिक प्लानिंग,
ये कौन से लिस्ट में दिया गया, ये आपके आइटम्स हैं और किस लिस्ट में दिया गया है। 3 तरह की लिस्ट होती है आपकी, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कई बार क्वेश्चन आता है कंकरेंट लिस्ट जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, एजुकेशन, स्पेस रिसर्च। देख लीजिए इसका ऑप्शन देख लीजिए आप, जो 5th का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। इकोनॉमिक प्लानिंग कहाँ पे है, ये आ जाएगा यूनियन लिस्ट में आपका है। पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर आपको पता है स्टेट लिस्ट में आता है। एजुकेशन जो है ये कंकरेंट लिस्ट में आता है और स्पेस रिसर्च जो है यो स्टूडरी सब्जेक्ट में आता है। स्टूडरी सब्जेक्ट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद, और ये डिवीजन हो गया कि कौन सा आइटम किस लिस्ट में रहेगा, स्टेट या सेंटर या कंकरेंट लिस्ट में। उसके बाद जो भी आइटम्स आए उनको जो है रेजुडिशरी सब्जेक्ट में रखा गया, जिससे कि उस पर मोस्टली कानून जो है वो बनाने का अधिकार सिर्फ सेंटर के पास होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंट हाउ मेनी आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल। ठीक है, इसका देख लीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 6 का आपका बी। 395 आर्टिकल्स है, 12 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। अभी कितने पार्ट्स हैं, अभी क्या है मोर देन 450 जो है आपके आर्टिकल्स हैं। ठीक है, सॉरी 12 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल, सॉरी 12 शेड्यूल्स हैं और करीब 25 पार्ट्स हैं। वैसे तो पार्ट्स 22 हैं, बट उसमें कुछ सब पार्ट्स हैं, जिसके टोटल पार्ट्स कितने हो गए 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, क्रिस मिशन, अगस्त ऑफर। अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे कम। वो पहले से बाद में लगाना है, जो पहले आया उसके बाद जो, और जो उसके बाद आया। तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, पहले साइमन कमीशन आया था, उसके बाद अगस्त ऑफर, उसके बाद क्रिस मिशन और उसके बाद कैबिनेट मिशन। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट। आप लोग केयरफुल रहिएगा, यूपीएससी जब भी नॉट लगाता है तो आपको सजग रहने की जरूरत है। आर नॉट इंसिडेंट इन द 3rd शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ ऑफ यूनियन मिनिस्टर, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओथ ऑफ एन एमपी। नॉट इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, 8वें का सी, बिकॉज जो है ना ओथ ऑफ प्रेसिडेंट जो है ना ये आर्टिकल 60 में दिया गया है, न कि शेड्यूल 3 में दिया हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस स्टेटमेंट कंसिडर द फॉलोइंग sentences and choose the correct option from the quotes given below. Some provisions can be amended by the special majority of the parliament, like special majority मतलब 2/3 majority of the member of each house present and voting and a majority of total membership of each house. Second number क्या करता है, some other provisions can be amended by special majority of the parliament and with the ratification of half of the total state. थर्ड क्या कहता है, some provision of the constitution can be amended by simple majority of the parliament. इसका देख लीजिए 9 का हो जाएगा सी, क्योंकि सारे ही सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द फेडरल फीचर और स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे होता है, ये यूनिटरी फीचर है। ठीक है, बिकॉज आप यूएस में आप देखेंगे तो वहाँ पे फेडरेशन है, वहाँ पे सेंटर का अपना संविधान है और स्टेट्स का अपना है। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सिंगल सिटीजनशिप, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 10th का ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 and 4, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिंगल सिटीजनशिप। बाकी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब आप कोई भी राज्य में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा कुछ हद तक, तो ये जो है रिटन हो जाएगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसका मतलब कि कभी भी सेंटर राज्य के जुडिशन में नहीं जा सकता है। और रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए आपको जो है स्पेशल मेजॉरिटी जरूरत पड़ेगी, तो ये भी जो है आपके फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इसका जो हो जाएगा 1 and 4, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टर्म फेडरेशन एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। प्लीज बी केयरफुल, हियर इनकरेक्ट है यहाँ पे। द टर्म फेडरेशन हैज बीन मेंशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज राइट ऑप्शन। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, राइट। इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बाय द स्टेट, ये भी सही है। नो स्टेट हैज द राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन, इसका देख लेते हैं। 10th का 11th का हो जाएगा आपका ए, 1 ओनली, इनकरेक्ट। फेडरेशन हैज बीन मेंशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है।
तो इसका जो है इनकरेक्ट आपका कौन सा हो जाएगा, सिर्फ ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर द मेन फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। आपको समझ में आना चाहिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट वेयर द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, लाइक कोई भी काम करती है आपकी जो कार्यपालिका है, तो उसको जो है संसद में जवाब देना पड़ता है, बिकॉज और ये संसद जो है फाइनली किसके प्रति उत्तरदायी होती है, पीपल ऑफ इंडिया के प्रति। ठीक है, पार्लियामेंट फॉर्म गुड देख लीजिए। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी रूल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, ठीक है, ये हो गया। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर लोकसभा और असेंबली। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 था, 12 का ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे ही जो है ये आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट के फीचर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड जुडिशरी एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्ट्स गिवन बिलो। डिसीजन मेड बाय द हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट। सही है, सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉ पास करता है हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है। कोर्ट इन्फोर्सेस बोथ द सेंट्रल लॉ एज वेल एज द स्टेट लॉ, बिल्कुल सही है। द सैलरी ऑफ द हाई कोर्ट जजेस डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये रॉन्ग है, बिकॉज जो है पार्लियामेंट द्वारा होता है। तो थर्ड आपका पहले से जो है गलत हो गया। लॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट एंड डिक्रीज इनफोर्सेबल थ्रू आउट द कंट्री, ये भी सही है। तो 3 ऑप्शन देख लेते हैं किसमें, डी। तो आपका डी जो है ये सही ऑप्शन होगा इसका 12 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर का डी ऑप्शन है। 14 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्ट्स गिवन बिलो। मैथमेटिकल राइट्स आर मेंट फॉर प्रोपगेटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर मेंट फॉर प्रोपगेटिंग द आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, तो बहुत सही, दोनों सही है। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है, मतलब सबको इक्वल राइट मिला हुआ है टू कंटेस्ट द इलेक्शन एंड टू वोट। ठीक है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेंट फॉर प्रमोटिंग द राइट्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्ट्स गिवन बिलो। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात कर रहा है, पूछ रहा है कि जो इनकरेक्ट बताना है आपको। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, राइट आंसर। These were added by 44th Constitutional Amendment Act of 1978 and they were 10 in number. Also सही है। They were added by the recommendation of the Swar Singh Committee. सही है। The 86th Constitutional Amendment Act 2002 added one more fundamental duty. Now total 11. ठीक है, ये भी सही है। They are justifiable in nature. Justiciable का मतलब होता है कि अगर ये वायलेट होता है you can go to the court for their imposition. But ये justifiable नहीं है। अगर आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो है वायलेट होती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकता है। ठीक है, तो 5वां क्लोज का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 15 का 1117 इनकरेक्ट ऑप्शन 15 का आपका ए होगा, सॉरी 2 and 5 ओनली, सॉरी। डिवाइडेड बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सही नहीं है, ये 42nd के द्वारा किया गया था। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय रिकमेंडेशन ऑफ सोर्स का जो है 5 आप जैसा था, ये भी गलत है, तो आपका 2 and 5, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। सॉरी गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एट असर्शन एंड द अदर आर रीजन। द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड टू 18 years फ्रॉम 21 years इन 1999 बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। ओके, एंड इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 मेड द इलेक्शन कमीशन अ मल्टी मेंबर बॉडी। ओके, अब देखिए इसमें आपका 16 नंबर। ओके, नंबर बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आपका आंसर हो जाएगा आपका ए। देखिए सही कह रहा है कि जो है जो वोटिंग का एज था वो 21 से घटा के 18 साल कर दिया गया था बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। इलेक्शन कमीशन जो है, अब देखिए 21 साल तक एज थी, अब जैसे इसको आप 18 करेंगे तो बहुत सारे जो वोटर्स की जो है संख्या क्या है बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसको डील करने के लिए उसके लिए फिर जो है इलेक्शन कमीशन को क्या है वो मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। पहले एक था जो है, अब जो है 3 बनाया गया। एक होता है चीफ इलेक्शन कमीशन हो जाएगा और 2 जो है इलेक्शन कमिश्नर्स हो जाएंगे। तो काम बढ़ा तो यहाँ पे जो है जो आपके स्टाफ भी बढ़ाने पड़ेंगे, इसके लिए जो है इससे डील करने के लिए मल्टी मेंबर बॉडी बनाई गई। तो जो है इसका असर्शन भी सही है और रीजनिंग भी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओपिनियन दैट Constitution is essentially the Government of India Act 1935 which was adult franchisee added। मतलब
ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पूरा पार्ट है, इसमें सिर्फ अडल्ट फ्रेंचाइजी ऐड कर दी गई थी। ये किसका पार्ट है? PR देशमुख जी ने ऐसा कहा था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करते हुए बात कही थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिवन बिलो इज आर नॉट करेक्टली मैच। नॉट बोल रहा है फाइनेंस, प्रॉपर्टीज, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, पार्ट थर्ड इलेक्शन। पार्ट इलेक्शन जो है ये पार्ट 18 में है, सॉरी सही है। इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 17 लिखा है, ये 18 में है। ठीक है, पंचायत ये पार्ट 9 में है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 4 बोला, जबकि ये पार्ट 3 में है। तो आप देख लीजिए कौन सा 5 गलत हो गया आपका और दूसरा 3 गलत हो गया। और नॉट पूछा है 3 5 किस में है? डी में है। ठीक है, तो आपका 18 का क्या हो जाएगा? डी। आप लोग ध्यान देते जाइएगा कौन सा पार्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आप लोग कहें तो और फर्दर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, शॉर्टकट बता दी जाएगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड चूज द करेक्ट फ्रॉम द कोर्ट्स गिवन बिलो। ये बोल रहा है इट सिक्योर्स इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस ओनली। ये गलत है, बिकॉज इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल जस्टिस तीनों की बात करता है ये। ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका पहले ही। तो 1 जिसमें उसको हटा दीजिए। देख लीजिए कौन कौन सा आपका आ रहा है। इसका बी आई थिंक ऑप्शन सही होगा। 19 का आपका हो जाएगा बी। एक गलत हो गया, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लास्ट प्लेस इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of India cannot be subjected to judicial review. 9th schedule was added to the Indian Constitution by the First Amendment Act 1951. पहला और सेकंड नंबर सही है, पहला वाला सही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने IR केवले वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी लॉज हैं वो जो है 24 अप्रैल, डेट याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1973 के बाद जो भी लॉज या अमेंडमेंट जो है 9th शेड्यूल में डाले जाएंगे, अब जो है वो जुडिशियल रिव्यू उसका किया जा सकता है। तो ये आपका ये गलत हो गया। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर अब देख लेते 21 क्या बोलता है। 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, लैंग्वेजेज, एंटी डिफेक्शन लॉ, नेम ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज, फॉर्म्स एंड ओथ ऑफ अफर्मेशन। अब देखिए 10th शेड्यूल की बात की जा रही है। 10th शेड्यूल क्या बात करता है? एंटी डिफेक्शन लॉ। तो आपका ये हो जाएगा थर्ड नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा 21 का बी। ठीक है, इसमें क्या था कि जो है आई थिंक हाँ, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 को ऐड किया गया था। ठीक है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। अब देखिए शेड्यूल 8 क्या बात है? ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है ये। ठीक है, हाँ, द क्वेश्चन रीड्स दैट इट डील्स विथ लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट ऑप्शन। ओरिजिनली इट हैड 14 लैंग्वेज बट प्रेजेंटली देयर आर 22 लैंग्वेजेस। करेक्ट ऑप्शन। सिंधी वाज एडेड बाय द 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। करेक्ट है। कोंकणी, मैनपुरी, नेपाली वर एडेड बाय द 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये भी सही है। बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड सैंथली वर एडेड बाय द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1903। ये गलत हो गया हो जाएगा, क्योंकि ये 91st नहीं 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ठीक है, तो 22 का क्या हो जाएगा? डी। पांचवा गलत हो गया, ये बाकी चारों सही हैं। आप स्टेटमेंट देखते जाइए और उसको मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, कुछ क्वेश्चन अगर घुमाता है या कुछ ऑप्शन चेंज करता है अगर आपको, लेकिन अगर इसके फैक्ट पता होंगे, आपने सेंटेंस को याद किया होगा, तो आराम से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं और सही ऑप्शन पे को टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्ट्स गिवन बिलो। एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एडवाइजरी जुडिक्शन जो है वो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। ज्वाइंट सिटिंग जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन लिया, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कनाडा से लिया गया है। तो देख लीजिए 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा, अच्छे से इसको मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। इट रीड्स दैट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द ओरिजिनल टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस was replaced by new term armed rebellion. Okay,
अब देख लीजिएगा 24 का क्या हो जाएगा, ए 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि इसको अमेंड क्यों किया गया था, उसको लाया क्यों गया। इंदिरा गांधी जो है आपको पता है इमरजेंसी 1975 इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसमें कि कोई भी आधार बिना बताए जो है इमरजेंसी लगा दी जाती थी कहीं पे भी। तो उसके लिए अभी इंटरनल डिस्टर्बेंस जो कि बहुत मामूली टर्म था, उसको ठीक से डिफाइन भी नहीं किया गया था, अब इसको रिप्लेस किया गया आर्म रिबेलियन। मतलब जब तक आप आर्म लेके किसी देश के खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी। तो इसका बैकग्राउंड यही था, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा 44 कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 वेयर द इंटरनल डिस्टर्बेंस वर रिप्लेस्ड बाय आर्म्ड रिबेलियन। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। Consider the following statements and choose the correct option from the quotes given below. The special status of Jammu and Kashmir under Article 370 was abolished by the Constitution application to Jammu and Kashmir Order 2019. Second option देख लेते हैं। The inoperative Article 370 deleted from the text of the Constitution of India. No, ये सिर्फ इनऑपरेटिव हुआ, अब इसको डिलीट नहीं किया गया है, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है गलत हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। देख लीजिए, इसी के साथ आज का ये टेस्ट सीरीज का पहला पार्ट समाप्त होता है। इसी पे आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि जितने भी वीडियोस आपके लिए फ्री इनिशिएटिव है सिविल सेवा टीम की तरफ से, और आपको कहीं न कहीं बहुत मदद मिलने वाली है आपके आने वाले EPFO एग्जाम के लिए। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।